बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी फैजा रियाज। पाकिस्तान में इस वक्त हर इदारा अपनी बका की जंग लड़ रहा है और इसी पर पाकिस्तान के मौजूदा तमाम तर सियासी और कानूनी सूरत हाल पर मुझे फैज अहमद फैज का वो शेर याद आ गया जब उन्होंने कैद में रहते हुए ये लिखा था कि बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते। जहां भी नजर दौड़ाए आपको इदारे टकराव का शिकार नजर आएंगे, एक दूसरे से तसादुम करते नजर आएंगे। अदलिया के अंदर सूरत हाल इस वक्त यह है कि अदलिया तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और मुनसिफों ने हशर उठा रखा है। सूरत हाल यह है कि एक ग्रुप एक जानिब एक की साइड ले रहा है और अपना अलग नैरेटिव बयान कर रहा है, दूसरा ग्रुप दूसरी साइड ले रहा है और अपना एक अलग नैरेटिव बयान कर रहा है। लेकिन आइन और इंसाफ अब ऐसा लगता है कि तसादुम में है, एक साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। किसी को लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं तो किसी को रोकने के लिए साजिशें की जा रही हैं। लेकिन अगर आईनी तरमीमी बिल की बात करें तो तरमीमी बिल पर कल बिलावल भुट्टो हमें गरजते बरसते नजर आए तो आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी उसके हक में बयान देते नजर आए हैं। क्या कह रहे हैं वो जरा पहले उनकी सुन लेते हैं। मामले को इस कदर पेचीदा कर दिया गया है, इस कदर उलझा दिया गया है कि इसकी किसी गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। हम ये समझते हैं कि इस फैसले में एक से ज्यादा बार हुआ है, बार बार आइन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया है, इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। जब एक ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादिम हो, अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा। मंसूर अली शाह एक मुअज़्ज़ज़ जज है, उनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। उस शख्स को क्यों अपनी पसंदीदगी का दाग उसके माथे पे लगा के उसके मुस्तकबिल को खराब करते हो, क्यों उसे आप फैज अमीद बनाना चाहते हो। ये है जी, जो अदलिया आइन की मुहाफिज है वही तसादुम का शिकार है और उसको एक दूसरे के सामने खड़ा करने वाले भी यही सियासी जमातें हैं जो कि इस किस्म के बयानात दे रही हैं। यही वकला के ग्रुप हैं, यही बार्स हैं जो इनको आपस में लड़वा रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिलवा रही हैं और उसके बाद एट दी एंड इवेंचुअली भुगतना किसको पड़ रहा है, आपको और मुझे। मैं गुफ्तगू का आगाज तो करना तो ये कानूनी जंग से ही चाहती थी, लेकिन एक अच्छी खबर ये है, मैं अपने दोनों पैनलिस्ट से सबसे पहले जुल्फिकार राहत साहब, इसार राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द प्रोग्राम। बट राहत साहब, मैं इस पर बाद में आऊंगी, पहले एक अच्छी खबर। मैं नहीं चाहती कि प्रोग्राम के आगाज में हम रोज ही कोई ना कोई ऐसी खबर सुनाएं जिससे सबके मूड ऑफ हो जाए। अच्छी खबर यह है जी, मुबारक हो आपको, तमाम शर्तें IMF की मानने के बाद अब हमें 30 सितंबर को 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिल जाएगी। बेल आउट पैकेज हमारा मंजूर हो गया है। किसकी दिहाड़ियां लग रही हैं? आपको भी मुबारक। और जब आपने कहा कि अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है जी, तो मुझे एहसास हुआ कि अवाम की भी बात हो कि अवाम भी अपनी बका की जंग लड़ रही है, आम आदमी भी अपनी बका की जंग लड़ रहा है। और एक वक्त था कि हम इस पे फख्र किया करते थे कि पाकिस्तान फलां मामले में बहुत आगे निकल गया। 62 के अंदर ये बहस होती थी कि आने वाले 10 सालों में लंदन सबसे आगे होगा, न्यूयॉर्क होगा या कराची शहर होगा। ये थी हमारी हालत। और कराची के अंदर जो बिल्डिंग्स थी, अबीबैक की बिल्डिंग्स को आके चाइनीज देख के कहते थे ये बिल्डिंग बनाई कैसे आपने। और आपने बाहर के कई ममालिक को कर्ज दिया, 20 करोड़ रुपया जापान को कर्ज आपने दिया, एक वक्त ये था। तो अब आप मुबारक दे रही हैं पूरी कौम को, किस चीज की, कि हमें कर्जा मिल गया। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे बड़ी खुशी का इजहार करते हैं कि फलाने मुल्क ने मेरी एफर्ट के नतीजे में कर्जा दे दिया। फिर वो कहते हैं मांगने तो हम नहीं आए, लेकिन बारह मजबूरी है। सो ये हमारी तनज़ली का आलम है कि कहां से सफर शुरू हुआ था, कहां पे आके खत्म हो रहा है। लेकिन बहरहाल खुशी की बात है कि इससे क्या होगा कि कौम को एक इत्मीनान मिलेगा। हमारी बिजनेस कम्युनिटी को देखें, फिजा बिजनेस कम्युनिटी को इत्मीनान मिलेगा। जो लोग प्रोपेगेट कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, वो मेरा ख्याल है उनका नैरेटिव गलत साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि दहशतगर्दी के बावजूद, हालात खराब होने के बावजूद, सियासी अनारकी के बावजूद और PTI की शदीद मुखालफत के बावजूद फिर भी दुनिया की बड़ी ताकतों ने फील किया कि पाकिस्तान एक रेलेवेंट है, पाकिस्तान को साथ लेके चलना है, पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान का अमन पूरी दुनिया का अमन है जी। तो लिहाजा पाकिस्तान की इस जरूरत को महसूस किया गया और ये पाकिस्तान के माशी इंडिकेटर को भी
مثبت ثابت کرتا ہے جو $7 ارب کا آج لون منظور ہوا. $7 ارب کا لون منظور ہوا ہے اور اس کی $1.1 ارب یاد ہے ہم 1 ارب کے لیے ترستے ہیں. دبئی کے اندر پاناما لیکس کے اندر کیا کچھ نہیں سامنے آیا. وہ جو باہر انویسٹرز جو باہر سرمایہ کاری کرتے ہیں, کرپشن وغیرہ کی میں بات نہیں کر رہی, ان کو ہم یہاں پر کیوں نہیں ایسی ڈیلز آفر کرتے کہ وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرے, پیسے یہیں پر آئے. وہ کہتے ہیں کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. ارے واہ, ٹھیک ہے, ہم وہ لوگ رنگ لے آئیے نا. ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کی ایٹمی قوت ہے. ہم وہ ہیں ملک جو آبادی کے لحاظ سے ٹاپ 5 میں ہے. ہم وہ ملک ہیں جو افرادی قوت کے حوالے سے, مین پاورز کے حوالے سے اور وسائل کے حوالے سے دنیا کے جو ٹاپ 10 ممالک ہیں نا اس میں شامل ہیں. اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے پہ وہ بدقسمت لوگ آ کے بیٹھے جنہوں نے ہمیں بھکاری بنا دیا, اور فخر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں. 7 دفعہ پیپلز پارٹی IMF کے چرنوں میں جا کے بیٹھ چکی ہے, 5ویں دفعہ مسلم لیگ نون بیٹھ رہی ہے, اور یہ لوگ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ترقی کی بلندی پہ لے جائیں گے. اور عالم یہ ہے کہ یہ بار بار IMF کے پاس جاتے ہیں. اگر میں یہ جملہ کہوں نا, مجھے دکھ ہوگا یہ جملہ کہتے ہوئے کہ ہم IMF کے پاس گروی رکھے ہوئے ایک ملک ہیں. ہم وہ ملک ہیں جو اپنی پالیسی خود کچھ نہیں بنا سکتے. ہم وہ ملک ہیں جن کا بجٹ باہر سے لکھا ہوا آتا ہے اور ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. یہ خوشی کی بات ہے یار, میرا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یار ہمارے پاس کیا نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی, $20 بلین گئے دبئی. اگر ہمارے قانون کے ادارے کام کر رہے ہوتے, اگر ہمارے ہاں کوئی نظام ہوتا, تو یہی $20 پاکستان میں $20 ارب استعمال کر رہے ہوتے تو ہم 1 پوائنٹ سمتھنگ کے اوپر بھڑکے مارتے. وہ کہتے ہیں نا, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. آپ نے دبئی لیکس کی بات کی, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 11,000 ارب روپیہ تو کرپشن کا لوگوں کے پاس تھا, وہ بھی برآمد کرنا تھا. 500 ارب روپیہ ڈاکٹر عاصم کی جیب میں تھا, وہ جو نکالنا تھا. پھر پاناما لیک سے کیا نکلا, پھر والیوم 10 کہاں پڑا ہوا ہے, پھر سوئس کے اندر جو پاکستان کے $بلینز پڑے ہوئے ہیں, اگر ان میں سے 5% بھی کوئی واپس آ جاتا تو شاید آج جو ہم کر رہے ہیں یہ نوبت نہ آتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایلیٹ کلب نے لوٹا ہے اس ملک, یہی بات جتنی بدردی سے مال غنیمت سمجھ کے اس ملک کو لوٹا ہے, وہ 5% اگر واپس کر دیں. اور میں تو اس پروگرام کی وساطت سے ہاتھ جوڑ کے سپاہ سالار کو کہوں گا کہ ایک دفعہ یہ قوم احتساب چاہتی ہے, سخت احتساب, بالکل ٹھیک, بلا تفریق احتساب. اگر یہ آپ کر جائیں تو یہ ساری زندگی بچہ دعائیں دے گا. جس کی جیب میں ایک بار پیسہ چلا جائے نا, یہ آپ اور میں پاکستانی قوم ہے, دوبارہ پیسے نہیں نکلتے. سزا سے, مار سے آپ نکال سکتے ہیں, کوئی پیار سے, آپ میرے خیال اس وقت مایوس ہوئی ہیں کہ جب پاناما لیکس کا اتنا بڑا کیس چلا, اور اینڈ پہ کیا ہوا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے میں نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا. یعنی پوری کی پوری بیکری کی چوری کا کیس تھا, تو پتا چلا کہ ایک بسکٹ پہ بحث ہو رہی ہے کہ بسکٹ کدھر گیا. سو بات آپ کی صحیح ہے, اس حد تک تو صحیح ہے کہ جو کرمنلز ہیں, جو وائٹ کالر ہیں, جو کرائم کرتے ہیں, جو پیسہ لوٹتے ہیں, ان کا سسٹم اتنا بڑا ہے. انہوں نے 4-4 کروڑ روپے کے, 10-10 کروڑ روپے کے وکیل رکھے ہوئے ہیں, اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے ہیں. وہ پھر اس پیسے کو بچانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں. جو آپ نے التجا کیا نا ہاتھ جوڑ کے, آپ التجا یہ کر دیں کہ آئندہ سے نہ لوٹے. جو لوٹ لیا, جو کھا لیا, جو لے گئے باہر, وہ تو چلا گیا, آگے سے ایسا کچھ نہ کریں. میرا خیال ہے اگر یہ بھی سٹاپ لگ جائے نا, یہ بھی بیریئر لگ جائے. اپنا حق سمجھتے ہیں, وہ لوٹنے کے لیے آتے ہیں ادھر. آپ کا کیا خیال ہے کوئی یہاں کو قوم کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اپنے وطن تو ان کے کو اور ہے, وہاں جاتے ہیں, وہاں رہتے ہیں, مزے کرتے ہیں, سکون کرتے ہیں. اور صرف اقتدار, چونکہ وہاں پہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, وہاں پہ چیف منسٹر نہیں بن سکتے, وہ ادھر آتے ہیں اور یہاں سے لوٹ کے پھر اپنے وطن واپس چلے جائیں. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج زاہد صاحب سے آپ آبجیکٹ نہیں کر سکتے ان کی کسی بات پہ؟ نہیں میری یار سن لینا, میں یہی آبجیکٹ تو میری ویسے بھی مجال نہیں ہے ذوالفقار راحت سے, بھائی سے تو میں ویسے ہی ڈرتا ہوں. اچھا, لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے وہی تو حکمران ہے اس ملک کے. یہی بات انہوں نے کہی. جو لٹیرے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا, ایون فیلڈ کس کا تھا, وہ جو فرانس کے اندر اکاؤنٹ تھے وہ کس کے تھے, سرے محل کس کا تھا, ٹھیک ہے,
फिर क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, ये पनामा लीक्स क्या था, ठीक है, किस तरह आपने कतरी खत लिखवाए, किस तरह कैलबरी फॉन्ट आपने इस्तेमाल किए, राइट। पूरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देखें जी, ये तो फॉन्ट ही दूसरा था और ये हो गया ये जालसा। तो हुक्मरान कौन है आज पाकिस्तान का? तो इससे बड़ा अलमिया और कौन सा होगा कि अगर मकतूलों के ऊपर कातिल ही बैठ जाएंगे, वो चाहे कोई भी हो, पीटीआई का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इन्होंने ही लूटना है और इन्होंने ही हुक्मरानी करनी है तो फिर हम रो किस बात कर रहे हैं? और दूसरी चीज, ये जैसे इसने रिक्वेस्ट की है ना आर्मी चीफ साहब से, मैं भी करता हूं जी कि वैसे तो पाकिस्तान के इदारों के होते हुए किसी और को एहसाब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, पाकिस्तानी इदारे अगर मजबूत हो तो, लेकिन अगर एहसाब होना है तो फिर खाली सियासतदानों का नहीं होना चाहिए, उन तमाम ऑफिसर्स का होना चाहिए जिन जो जायदादें पाकिस्तान से बाहर लेके गए, वो कोई भी हो, ठीक है ना। सबसे पहले तो डुअल नेशनैलिटी का तस्वर ही नहीं होना चाहिए। इंडिया में नहीं है ना, कई ममालिक के अंदर नहीं है। आप क्या करते हैं कि सबसे पहले यहां से ब्यूरोक्रेट उठता है, अपने बच्चों को सेट करता है, दूसरा पासपोर्ट लेता है, फिर वहां पे घर खरीदता है और उसके बाद मौजे ही मौजे, यहां से पैसा लेके गए वहां पर। हजारों की तादाद में ऐसे लोग ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं जिनके बाहर नेशनैलिटी है, बिजनेसमैन मौजूद हैं जिनके बाहर घर है। यहाँ पे हर तरह की ब्यूरोक्रेसी, हर तरह के इदारों के अंदर छुपे हुए लोग, सबके सब बाहर अपनी जायदाद मुझे एक बात, और वही लोग पूरी दुनिया को अपील कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। लोग पूछते हैं कि भाईजान तुसी अगर आप एक बिल्ला तो इत्थे लए ने ते असीं तुहाडे मुल्क तुहाडे कहते लेके जाइए। अगर आप एक पाबंदी लगा देना कि जो भी रिटायर्ड होगा ना वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, ओहो, ठीक है ना, सब कुछ यहीं पर है। आप एक दफा पाबंदी लगा दे कि 5 साल तक कोई बंदा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, ठीक है, और पाबंदी लगा दे कि रिटायरमेंट के बाद हर शख्स अपने असासे डिक्लेयर करेगा। अच्छा, इस पे ठीक है ना, चाहे वो कोई भी है, ठीक है ना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हम जो हमारा अलमिया ये है कि हम आधा सच बोलते हैं, डर जाते हैं, ठीक है ना भाई। अगर हम पाकिस्तानी हैं और इस रियासत पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमें पूरी बात करनी चाहिए, खाली सियासतदान नहीं है, करें तमाम लोग, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और जाके वहां पे जायदादें बना लेते हैं, बड़ी बड़ी चीजें खरीद लेते हैं, हुकूमतों को खत लिखने पड़ जाते हैं। अच्छा जुडिशरी भी एक, मैं वही बात करने लगी थी राहत साहब कि आप जो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ये मैकेनिज्म बनाना, इस पर इंप्लीमेंट करवाना तो अदलिया ने आना। तो इतना जो लंबा कसीदा मैंने इंट्रो में पढ़ा था, अदलिया के साथ कर क्या रहे हैं वो? एक ग्रुप को सपोर्ट कर रही है, दूसरा दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, और यही पॉलिटिशियंस हमें बता रहे हैं, यही सियासतदान हमें बता रहे हैं। देखिए, जो अदलिया की रोजाना शाम गरीबा पड़ी जाती है ना, तेरा चीफ, मेरा चीफ, अब बानी पीटीआई कहते हैं कि जी मेरा चीफ, दूसरे कहते हैं मेरा चीफ। सवाल ये कि ये बहस क्यों होती है? दोनों चीफ की बात हो रही है, दोनों चीफ। बहुत सारे हमारे सियासी जोमा ऐसे हैं जो कहते हैं सिपासलार मेरी मर्जी का होगा, डीजीआई मेरी मर्जी का होगा, सीजे मेरी मर्जी का होगा। अब बानी पीटीआई ये फरमा रहे हैं कि जी मंसूर अली शाह को सीजे होना चाहिए, यानी इसका मतलब यह है कि मेरे एक दोस्त थे, उसने इलेक्शन लड़ा तो उस पर 2-4 दोस्त गए उसकी सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने कहा जी 10.5 की खिदमत, उन्होंने क्या सब तो बड़ी खिदमत है कि तुसी मेरी कोई मदद ना करो, तुम साइड पे हो जाओ, ताकि तो मेरे हालात खराब हो जाएंगे। सबसे बड़ी मदद मंसूर अली शाह साहब की यह है कि बानी पीटीआई उनका नाम ना ले। जब से नाम लेना शुरू किया है वो भी मुतनाज़े हो गए। अच्छा, अब मैं एक जुडिशरी का एक हल्का सा नक्शा आपके सामने रखना चाहता हूं। जुडिशरी की मोमेंट चली, पूरी कौम की तवक्कुआत वाबस्ता थी, हम सब ने उसमें मारे खाई, सिविल सोसाइटी ने उस पर हिस्सा डाला, मीडिया ने हिस्सा डाला, वुकला उस पर शहीद हुए, इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए। अब इफ्तिखार चौधरी साहब से अब शुरू कर लें। जो जुडिशरी की शक्ल इस मुल्क ने देखी, इस कौम ने देखी, सबकी उम्मीदें टूटी। हो क्या रहा है जी? रेकोडे केस, ये केस नहीं था, अरबों डॉलर का टीका था पाकिस्तान के खजाने को। फिर क्या हुआ? नस्ला टावर नहीं गिरा, हजारों लोगों के अरमान डूबे कराची के अंदर। फिर मुनाल होटल खत्म कर दें जी, हजारों लोगों के चूल्हे बंद हुए। फिर आगे चले, स्टील मिल को नहीं बेचना 22 अरब में, 2200 अरब रुपया खा गई स्टील मिल, लेकिन आज भी हमारी जान नहीं छोड़ रही। पीआईए की निजकारी रोक दी। आज 1 अक्टूबर को फिर एक दफा पीआईए की निजकारी होने जा रही है। ये सारा अदलिया का दिया, सारा नेशनल अस्पताल के अंदर छापा। महमूद भट्टी साहब फैशन डिजाइनर है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो रोते हुए पाकिस्तान छोड़ गए।
यहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डॉक्टर आसम के सेल के ऊपर छापा, शर्जील मेमन के ऊपर छापा, फिर हमने डैम बनाना जी, हमें पैसे चाहिए जी, डैम बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं जी, फिर जी पानी मैं बताऊंगा कि पानी कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अच्छा, ये भी चीफ साहब को अचानक ख्याल आया, फिर शराब की बोतल के ऊपर नोटिस लेना जी, क्योंकि शराब की बोतल कोई लेके जा रहा है, पूरा एक तरफ पूरे क्रेट जा रहे हैं, एक बोतल में लेके उन्हें 3 साल उसकी जान नहीं छड़ी। फिर लाहौर के प्लाजे ऐसे काट दिए जैसे केक नहीं काटते ऊपर से। ये भी अदलिया ने कहा जी हमसे ज्यादा तो कोई जानते ही नहीं कि हमने बेड़ा गर्क कैसे कर। लाहौर के रेस्टोरेंट, आपको पता है कि एक जज साहब हैं रेस्टोरेंट के पीछे पड़े हुए हैं, कहते हैं जी इससे क्या होता है, पोल्यूशन फैलती है, इतने बजे बंद कर दो, इतने बजे खोल दो, सारे पिट रहे हैं, रो रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोअर कोर्ट्स के अंदर करप्शन बढ़ गई, केस की पेंडेंसी बढ़ गई, और आखिरी बात जी जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, राणा साहब मुझे आपको भी पूरा होगी। मौका मिलेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। मुझे वो दूसरी तरफ वो अस्मा नवाब रोती हुई नजर आ रही है, जो 20 साल की एक दोशीजा थी और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से अपने घर जाती है, घर में उसके भाई की, बाप की, मां की लाश पड़ी होती है, घर का दरवाजा खोलती है और रोते हुए गली के अंदर लोगों को कहती है मेरे घर वालों को मार दिया किसी ने, पुलिस उसको पकड़ के चलान कर देती है, उसको मुल्जिम बना देती है। 20 साल वो जेल के अंदर रहती है सर। 2006 के अंदर हाई कोर्ट से 2 दफा सजाए मौत होती है, 12 साल उसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील पड़ी रहती है, 40 साल की वो बूढ़ी औरत होकर जेल से बाहर निकलती है, बाइज्जत बरी हो गई 40 साल के बाद। ये इंसाफ है। बाकी सारी जिंदगी हम लोगों को ये बताते हुए उसकी गुजर गई है कि मैं बेगुनाह थी, मैं तो बाइज्जत बरी हो गई हूँ, और वो ज़हनी मरीज हो गई है। बिल्कुल ठीक ये हो है गया। आपकी अदलिया। तो क्या इसमें रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए? क्या इसका किबला दुरुस्त नहीं होना चाहिए? अच्छा, अब ये जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी जो इन्होंने चीजें गिनवाई हैं, अगर इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट कह रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी, तो ये नहीं कह सकते हम नहीं मानते? एक तो इसने इतनी चीजें गिनवाई है कि मैं भूल गया उनके बीच में नहीं, क्या मतलब कह रह गया। आप चले, आप अपने पे कोई बात ले ले, सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई बात आ जाती है, काफी सारी चीजें गिनवा दी, मैं भूल गया बीच में। चले हम इन्हीं को कल्प्रेट जाहिर कर देते हैं। जुल्फिकार राहत साहब का कोई केस है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, ये एक आम शहरी है। मेरा नहीं, मैं तो आम शहरियों की आवाज, आम शहरियों की आवाज है ना, आम शहरी है, आम शहरी कहते मैं नहीं मानता, मैं क्यों मानूं? अब मेरी अर्ज सुन लीजिए। देखें, पहले तो इमरान खान अगर जस्टिस मैं तो भूल गया वो एक मेरे जैसा देसी आदमी था, उसने स्ट्रॉबेरी लगाई। अब वो गरीब आदमी, स्ट्रॉबेरी उसके नाम मुंह पे ही नहीं चढ़ रही थी, तो कोई शाम तक कोई नहीं आया, तो एक बंदा आया, तो उसने कहा कि की लाई है, तो वो खुद भूल गया था, कहता दसवां की लाया है। मैं तो आपको लिख गया सारी। अच्छा, आपने सारी अलाइनमेंट खराब कर दिया आज राहत साहब। अच्छा, राहत साहब की तैयारी तक अब नहीं आप किया। सुनिए, देखें, इमरान खान अगर जस्टिस मंसूर साहब की कहता है, हाँ। तो वो जो कह रहा है वो तो आइन के मुताबिक कह रहा है ना, कि जो सीनियर है उसने बनना है। वो ये तो नहीं कह रहा कि इसको हटा के किसी जूनियर को बना दो। फेयर ठीक है? इनफ। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ काजी साहब को चीफ जस्टिस बनाने के लिए आप तमाम हदें टपना चाह रहे हैं। हाँ। ठीक है, आप कभी वो इस्लाहात लेके आते हैं, कभी आप कुछ लेके आते हैं, कभी आप कुछ लेके आते हैं, पैन ऐसा बच जाएगा, पैन ऐसा बना। भाई, मुझे एक बात का जवाब दे। अब आप ये कहते हैं ना जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट ये फैसला कर लेती है कि आइंदा 50 साल इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर नहीं होंगे इलेक्शन। बिल्कुल भी नहीं, क्यों नहीं होंगे? फिर कौन रोकेगा उन्हें? सुप्रीम कोर्ट। तो फिर वो तो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं, हम है सबसे ज्यादा सुप्रीम। फिर मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर पार्लियामेंट कहती है कि आइंदा से चीफ जस्टिस वगैरह सब खत्म, बड़े पायन जेडे ने वो आप फैसले करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट कह रही है, मान ले फिर आप। ठीक है, अच्छा, मैं तो फिर आइन को आग लगा दे। आइन क्यों रखा हुआ? बहस करो, आइन को आग लगी हुई है ना। हाँ, आइन को तो आग लग गई हुई है। वो किताब उठाए और फेंके बाहर। जिस दिन बंदियाल साहब के फैसले को रद्द कर दिया था ना, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कराएं, इलेक्शंस का, ठीक है, आइन कहता है चाहे बाय हुक क्रूक, वो कहता है 90 दिन में इंतखाब होने चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूं, तुर्की में अभी जलजला आया, तुर्किया में, ठीक है, और 40-50 हजार लोग जो थे वो जाम बहक हो गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टूटी हुई इमारतों के अंदर शामियानों में इलेक्शन करा दिया जी। अच्छा, बराबर हो गया, उन्होंने फिर करा दिया। हाँ। कौम में एवं नहीं बनती, आप 90 दिन का या तो निकाल दें इनमें से 90 दिन,
और अगर 90 दिन है तो यू हैव टू फॉलो आइन। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी का आइन खुद लिखेंगे। और पार्लियामेंट क्या है? कौन है पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग? खरबोपति जिन्होंने इस मुल्क को नोचा है, गोश्त को ऐसे करके आपके नुमाइंदे हैं यार, आपके नुमाइंदे हैं भाई, उनका भी एहतराम है। मैं नहीं मानता ऐसे नुमाइंदों को, उनकी भी तौहीन होती है, उनकी भी इज्जत और किसकी? अवाम की कोई इज्जत नहीं। डेमोक्रेसी अवाम भूखे मैंने उनकी कोई इज्जत नहीं। वोट लेकर गए हैं, बाजारों के अंदर रुलती फिरे, उनकी कोई इज्जत नहीं। बच्चों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, उनकी कोई इज्जत नहीं। पूरे बाप मानते हैं अपने बच्चों को मरता हुआ देखे, उनकी कोई इज्जत नहीं। आपने वोट दिया, सिर्फ पार्लियामेंट की इज्जत आपने वोट दिया। जिन्हें वोट दिया है उसको तुम्हारा चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैं इस वोट को नहीं मानता, बस प्रिजाइडिंग अफसर ने जो कह दिया वो ठीक है। तुम तो खुद मान नहीं रहे हो। पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं वोट लेकर पहुंचे, आई डोंट डेमोक्रेसी की रूह है। पार्लियामेंट को नहीं मानता, मैं नहीं आप तो मानता। बगावत कर रहे हैं सीधी सीधी। आप जाली पार्लियामेंट लेके बैठे हुए, आप 2 नंबर पार्लियामेंट लेके बैठे हुए, आप उन लोगों को पार्लियामेंट लेके बैठे हुए जो हारे गए। तो पार्लियामेंट आप जीतने वालों को घुसने बंद नहीं करके देते। कोई और सिस्टम ले आए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए। नहीं, क्यों प्रेसिडेंशियल खिलाफत ले सिस्टम आए आए? सुबह। आना तो पड़ेगा खलीफे प्रेसिडेंट। बैठे अगर पार्लियामेंट है, अगर पार्लियामेंट पार्लियामेंट सिस्टम के ही अंदर चलना आपने रहना है, खलीफे वोटिंग बैठे सिस्टम रहना है, आपने ये पर्ची का इस्तेमाल करना है। जिस दिन पर्ची का इस्तेमाल बंद हो जाएगा ना, फिर मैदानों के अंदर फैसले होंगे, ये ठीक कह रहे हैं। बंदूक से होंगे। ये टॉलरेंस सोसाइटी के अंदर रहने ये सुन ले, दें। सुन ले। ये जिस तरह की जमहूरियत चलती है इसको चलने दें। ओ भाई मेरी अब बात बागी ना बने, बगावत ना करें प्लीज। बिल्कुल बात यह है कि मुझे ब्रेक लोगों पर का जाना सिस्टम है, पे बिलीव रहना लेकिन है। हम ब्रेक ब्रेक ले से लें। वापस आते हैं तो हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पार्लिमानी निजाम हमारे मुल्क का निजाम है और जमहूरियत हमारा हुस्न है। जमहूरियत को खत्म नहीं कर सकते, कमी बेशियां जरूर हैं। अब कोई इसको कहता है 2018 के इंतखाबात जाली थे, तो कोई कहता है 2024 के इंतखाबात जाली थे। बट द वैलिड पॉइंट इज कि जब 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने थे तो क्यों नहीं करवाए गए? ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। मुख्तलिफ सियासतदान मुख्तलिफ किस्म की आरा दे रही हैं इस इस्लाहाती बिल के ऊपर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदलिया जिसने आइन का तहफ्फुज़ करना है, एक ऐसा इदारा जिसकी साख को पामाल नहीं होने देना, जिसकी तरफ सब आंख उठाकर देखते हैं कि यहां से हमें इंसाफ मिलेगा, अगर वही इस किस्म की बातों का शिकार हो जाए कि ये चीफ जस्टिस ऑनेस्ट है या ये जस्टिस ऑनेस्ट नहीं है, बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है। ब्रेक पर बड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। राना साहब, आपने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, मैं जुल्फिकार राज साहब उसी को गुफ्तगू को आगे लेकर चलूंगी। राना साहब के पॉइंट्स तो वैलिड है ना कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम अगर है तो पार्लियामेंट कोई भी फैसला कर दे, उसको रोकने वाला कोई नहीं। देखिए, जब तक घर का जो फर्द होता है या घर का मालिक होता है वो खुद अपनी इज्जत का एहसास नहीं करता, दुनिया में कोई शख्स नहीं कर सकता। आप अपने इदारे के सरबराह हैं, इदारे की इज्जत का आपको खुद ख्याल नहीं तो दुनिया में आपको कोई इज्जत नहीं दे सकता। आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपकी इज्जत जमाना कितनी करे और उसके लिए आपको अपने आप को उस काबिल करना पड़ता है। अदलिया का जो इशू है, अदलिया को अगर लोगों की इस तरह हिफाजत की जरूरत है ना, बंदे बंदे के आगे जाके तरले मिन्नतों की जरूरत है ना, तो फिर उनको खुद सोचना चाहिए कि उनकी इज्जत क्यों नहीं हो रही। कौन तरले कर रहा है? अदलिया देखिए ना, अदलिया खुद तकसीम है, जजेस तकसीम है। हाँ, कोई जज किसी से राब्ता कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे राब्ता कर रहा है, कोई किसी जगह राब्ता कर रहा है, तो ताकत का पूरी दुनिया के अंदर ना एक अपना स्टाइल होता है। ताकत अपने अंदाज में एक्ट करती है, अपने अंदाज में काम करती है। राइट। ताकतवर जहां भी होते हैं ना, वो अपने अंदाज पे अपनी बात मनवाते हैं। पूरी दुनिया का आप नक्शा देख लें, आप देख लें कि अमेरिका ने क्या किया, इराक के अंदर क्या किया, ईरान के अंदर क्या हुआ, अभी वहां पे हमला करके इसराइल ने हानिया को मार दिया ना, तो हम देखते रह गए, हाथ पे हाथ रख के रह गए। वो कहते हैं ना, जिस तरह है जुर्मे ज़ईफी की सजा मर के मफाजात। तो जो लोग वीक होते हैं, वो अदारा हो, फर्द हो, वो उसका इम्तिहान उसको उस अंदाज में गुजारना पड़ता है। मतलब ताकत का राज है जो इराक के अंदर हुआ, जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ और जो आज फलस्तीन के अंदर हो रहा है। जैसे वो कहा गया ना कि मकड़ी के जाले की तरह, जो मिसाल देते होते हैं राना साहब के, गरीब आदमी उसमें फंस जाता है, ताकतवर उसमें से गुजर जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर अदारों की जो हालत हो गई है ना, ये इससे मिलती जुलती हालत है। यानी हम पता क्या कहते हैं कि अच्छी डिक्टेटरशिप से बदतरीन जमहूरियत बेहतर है। यानी हमारी चॉइस ही बदतरीन जमहूरियत है। जब आप चॉइस ही बदतरीन जमहूरियत करेंगे तो उसके बाद बेहतर जमहूरियत कैसे मिलेगी? और आज की जमहूरियत भी सिपा सलार के सर के ऊपर खड़ी है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक तो सिपा सलार है, जो जमहूरियत को भी सपोर्ट करके चला रहे हैं, वरना कब के इनको फारिग करके
खुद आके बैठ जाते, लेकिन वो नहीं बैठे। यही तो बात गलत और है ना। आज भी जो IMF का, सुने, IMF का जो आप कह कर्ज रहे हुआ हैं कि इनको फारिग कर देते, वो UAE से, कोई भी इदारा सुने, कौन होता इसकी है वजह क्या है? हुकूमत को फारिग करने वजह वाला? यह है कि जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर फारिग होते हैं। हाँ। फौजी कोर्ट्स की बात उस वक्त होती है जब अदलिया काम नहीं कर रही होती, आप स्पेस देते हैं, आप ऐसी अपनी हरकतों की वजह से ऐसी स्पेस देते हैं कि दूसरे लोग आके उसकी जगह लेते हैं। मिसाल के तौर पे यूएई से कर्जा लेना है तो सिपासलार राब्ता कर रहे हैं, सऊदी अरब से इमदाद चाहिए तो सिपासलार रोल प्ले कर रहे हैं, IMF के लिए वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, SIFC वो चला रहे हैं, पाकिस्तान की फाइनेंशियल सारा सेटअप स्ट्रक्चर वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सियासतदान जो रखे हुए हैं, ये किस लिए रखे हुए हैं? खाने के लिए, दिहाड़ियों के लिए, फिर अपनी मुराद बढ़ाने के लिए। रोज हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, रोज हमारी मुराद बढ़ा दो, अभी फिर सेनेट के अंदर ये रोना डला हुआ आपने तो फिर उन्हीं की बात कर दी ना, वो मैं यही कहता तो हूं कह कि रहे हैं आज भी पार्लियामेंट को नहीं सिपासलार मानता। को मैं क्रेडिट देता हूं इसलिए कि वो बिल्कुल बहुत ठीक से है। मामलात पे पॉलिटिकल नहीं। गवर्नमेंट और को सपोर्ट अभी कर रहे हैं। अब अभी मेरी बात जो सुन ले। मैं वही बात करने की थी, आप पार्लियामेंट की बात इस तरह कर रहे हैं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्यों नहीं मानते? देखिए अभी तो वो न्यूयॉर्क गए, अभी तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की असेंबली से कोई खिताब भी नहीं किया शहबाज शरीफ ने, और हमें IMF ने किस्त दे भी दी है। देखिए मैं शहबाज शरीफ साहब को माशाल्लाह वो ऐसे सब्ज कदम है कि वो जहां जाते हैं वो कर्जा वर्जा हमें मिल जाता है, बकौल उनके कि मैं जाता हूं तो लोगों को पता होता है कि मांगने आया है। तो एक ऐसी कौम, हाउ कैन वी मांगना चाहते नहीं, लिसन, हाउ कैन वी बी अ प्राउड नेशन कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि मैं फकीर हूं और मैं जब जाता हूं तो सरबराहान ये समझते हैं कि ये मांगने आया है। मैं कैसे फख्र कर सकता हूं किसी चीज पे? दूसरी चीज ये जो जुल्फकार राहत साहब कह रहे हैं ना कि जी फारग कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ठीक है, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एहतसाब का हक किसी को नहीं है सिवाय अवाम के। अवाम अपने वोट से एहतसाब करते, अपने वोट से जो कारकर्दगी दिखाए उन्हें कामयाब कर देते हैं, जो नहीं दिखाए उन्हें फारिग कर देते हैं। अच्छा, तो निजाम ऐसे चलते हैं दुनिया के। कोई मेरा ख्याल है इदारा खुद फैसला नहीं कर सकता। मैं वैसे इस पर वजाहत कर दूं, मेरी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को फारिग कराना चाह रहा हूँ, मार्शल लॉ लगवाना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ जब आप स्पेस अपनी सरेंडर करते हैं ना तो फिर दूसरे लोग अच्छा स्पेस अब देते हैं। चले ये आपको भी खड़े रहना चाहिए, अच्छा, अपना अभी काम मुझे बस करना ये चाहिए। बताएं कि अभी ये नहीं, जो आईनी तरमीमी ये- बिल है, इस पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप देखें, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बड़े ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं जो कि बातें कर रहे हैं कि नहीं जी, इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व सीट्स नहीं देनी है और ये इस्लाहाती बिल हर सूरत पास होके रहना ही रहना है। तो ये अब क्या क्या जहन बना रहे हैं? ये जो हिज मास्टर वाइस लोग हैं ना, हाँ, जो जिन्हें मैं चाबी वाले बावे साफी कहता हूँ, ठीक है ना, जिनमें जितनी चाबी भर दी जाती है वो उतना ही एक्ट कर रहे होते हैं और वो किसी का पैगाम अपने मुंह से कह रहे होते हैं। एक्चुअली ये लोग वही होते हैं जो किराए के टटू में तो इन्हें कहता हूँ, ठीक है ना। हम ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल मैं तो कह सकता हूँ गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं है। नहीं नहीं, टटू गैर पार्लिमानी नहीं है, बड़ा काम वाली चीज है, आपको नहीं पता है, इस पर बड़ा वजन डाला जा सकता खैर, है। अच्छा, हाँ। दूसरी चीज ये है कि ये जो लोग कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर ले उसकी बात नहीं मानी जाएगी, ये किस कैपेसिटी में कह रहे थे और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इन्हें बुला रही? क्या कि इनकी तो आप अदालत- कैसे ये बात कह रहे हैं कि हमारी की भी बात को नहीं माना जाएगा? आप साथ मिसालें देते हैं कि जी बंदियाल ने यूं फैसला किया तो नहीं हो सका, फला हो सका, नहीं हो सका, फला नहीं हो सका। तो इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट आपके पास पहुंचा हुआ है पहले से, आपके पास है ये स्क्रिप्ट के क्या होना है, ठीक है। तो बात यह कि फिर ये जो जुडिशरी के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, काजी साहब और ये वो सारे, काजी साहब को इस बात की तो बड़ी तकलीफ होती है कि साफियों को डॉलर्स में पैसे आते तो उन्होंने अकाउंट की रियाल ने, उनके अकाउंट में क्या है, उनके अंदर जो पाकिस्तानी नोट है वो फट गए, उनके अकाउंट जो है, जो बाहर के अकाउंट है वो किसमें? अगर साफी $4 कमा ले तो वो तकलीफ दे बात है, और आपके अकाउंट में कहीं से भी पैसे आ जाए तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कहीं से क्यों? उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं। पता है कैसे किए थे? आपने वो मैं नज़म पढ़ी थी, वो कहता है बेबी बेबी यस मामा। जब ये पेश हुए ना कोर्ट में तो जजेस बोला बेबी बेबी यस मामा, ईटन शुगर नो मामा, टेलिंग ए लाई नो मामा, ओपन योर माउथ हा हा हा। सबने कहा हा हा हा, केस खत्म हो गया। मेरा गिरेबान पकड़ा जा सकता है, मैं अगर मैं नॉन फाइलर, आगे जाके आप बात करेंगी, लेकिन अगर मैं कोई पे ना करूं ना, मैं बिजली का बिल बेना पे करूं, बिल वो कट जाएगा मीटर। एक सेकंड, वो मीटर मेरी मिल्कियत है जो ये काट के ले जाते हैं, मतलब बदमाशी का अंदाजा करें। और एक सवाल मैं इससे कर रहा हूं, इसके बाद इसको इससे पूछिएगा, मुझे बताएं
کہ جو انسان کا قاتل ہے اور آئین کا قاتل دونوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ جو آئین کو قتل کرتا ہے اور جو انسان کو قتل کرتا ہے کیا فرق ہے دونوں میں؟ اسے پوچھیں کیا فرق ہے؟ بتائیے جی. بات تو صحیح ہے، اس نے کہا بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کی قتل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو بات آپ نے کہی کہ کچھ صحافی ہیں جن کو واٹس ایپ آتا ہے، جو کون سے چابی والے بابے، اس میں دیکھیں 2-3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو سکائی لیبس کی طرح وارد ہوئے اور آگے سکرینوں کے اوپر بیٹھ گئے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، نہ پرنٹ میڈیا پہ کام کیا، نہ الیکٹرانک میڈیا پہ کیا، نہ ایڈیٹوریل کا پتہ ہے، نہ میڈیا کی ذمہ داری کا پتہ ہے. اور وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے اور آ کے انہوں نے پورے بھاشن دینا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا جی موسم کے حالات کا بھی مجھے پتہ ہے، معیشت بھی میرے سے ٹھیک کروا لیں، کرکٹ بھی میں ٹھیک کروں گا اور سیاست بھی مجھے پوچھ کے کرنی چاہیے. وہ ان کا دماغ اس طرح چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے. دوسرے یہ ہیں کہ جو فیڈ کیے جاتے ہیں ریگولر لیول، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ ایجنڈا بیسڈ ہوتے ہیں. وہ تو پھر ہر پارٹی ہر ادارہ کرتا ہے نا. وہ اپنی خواہش کو خبر بنا کے لوگوں کے دماغوں میں ٹھونستے ہیں. Exactly. اپنی خواہش کو تجزیے کی شکل دے کے لوگوں کے دماغوں میں ٹھونستے ہیں. یہی تو ہے نیریٹو ایک بنانا. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کبھی حصہ ہوتے ہیں اس خواہش کا کہ جی فلانا چیف ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، فلانے کو آنا چاہیے، فلانے کو نہیں آنا چاہیے، فلانے کا راستہ کیسے روکنا ہے. وہ ایجنڈا بیسڈ کام کرتے ہیں اور ڈالر لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، لفافے لیتے ہیں، اور ان کے حالات موٹر سائیکل سے اچانک سٹارٹ ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے بڑی بڑی گاڑیوں میں چلے جاتے ہیں. ہاں میں اتنے سال سے دہائیوں سے 34 سال تو اس کو ہو گئے، 26-27 سال مجھے ہو گئے. تو ہم لوگ گریجولی دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے جو لوگ آئے وہ اسی طرح کے ہیں. وہ ڈیوٹی کے اوپر لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے رانا صاحب پریشان نہیں ہونا، انہوں نے صاحب ہونا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اپنا ایجنڈا. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ صحافت کی آڑ میں یہ وارداتی ہے، آخر یہ کام کر کیوں رہے ہیں؟ ہماری صحافتی تنظیمیں کیوں نہیں نوٹس کرتی؟ صحافتی تنظیمیں کون سی اوپر سے اتری ہوئی ہیں یار؟ وہ بھی آپ کو کیا نہیں پتا؟ یہ سب بولتا کچھ نہ، وہ بھی داڑیاں لگا رہے. تو آپ کو نہیں پتا؟ یہ آپ کو نہیں پتا کہ صحافتی لیڈر کس طرح صحافیوں کے حقوق کو بیچتے ہیں؟ ایسے ہی بیچتے ہیں 50 روپے کلو. آپ کو نہیں پتا کہ جب فون آتا ہے کہ مائک اٹھا لے سارے تو کیسے اٹھا لیے جاتے ہیں؟ ایسے ہی. تو پھر اس سے پہلے جب مالکان نہیں تنخواہیں دیتے صحافیوں کو تو کون آتا ہے سامنے تنخواہیں نکلوانے کے لیے؟ کوئی نہیں آتا. لیکن میں آپ لوگ پھر ایگزیکٹلی کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، آپ نے نان فائلرز کی بات کی، مجھے نان فائلرز والے ایشو پر ہی آنا ہے کہ اب وہ کیٹیگری ختم کر دی گئی ہے. رانا صاحب کہہ دیا گیا ہے کہ نان فائلرز ایگزسٹ نہیں کرتے، نہ وہ گھر، نہ وہ گاڑی، نہ وہ باہر خرید سکتے ہیں. لیکن حکومت یہ نہیں مجھے بتا سکی کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں، جن کی تنخواہ سے، آپ کی میری تنخواہ سے کٹ رہا ہے، ان کو سہولیات کیا مل رہی ہیں؟ بالکل، میں کیا مل رہا ہے؟ آپ نے نا بڑی خوبصورت بات کی اور میں بڑا خوش ہوا ہوں، مطلب میں خوش ہوا آپ کی اس بات سے، مجھے بڑی خوشی. ٹھیک ہے، نہیں میرے کو تو فائل ہی کوئی نہیں. خوش کیوں؟ ٹھیک ہے، اب سن لیں بات یہ کہ اس ملک میں جو شخص 50,000 روپے کما رہا ہے نا، آپ اس کا کھیسا پھول رہے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں کھیسا پھول رہے ہیں، تیرے کی پہنے. لیکن جو اس ملک سے 20 ارب ڈالر دبئی لے رہا ہے اس سے نہیں آپ پوچھیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے لیڈروں نے لندن میں، پیرس میں، ادھر ادھر بڑے بڑے فلیٹس اربوں ڈالر کے، اربوں روپوں کے بنا لیے نا، ان سے آپ منی ٹریل نہیں لیں گے. آپ کی آنکھوں کے سامنے اربوں روپے ٹی ٹیز کے ذریعے مشتاق چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے نکل آئیں گے، کبھی کسی کے اکاؤنٹ سے نکل آئیں گے، آپ کبھی ان کا نہیں پوچھیں گے. بیکاز آپ طاقتور کو پوچھ ہی نہیں سکتے، آپ کمزور کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں. اس نے ایک جو بات کی نا، وہ خاتون کی کیا نام بتایا تھا؟ اسما نواب. یہ ایک اسما نواب نہیں ہے، کی داستان نہیں ایسی. آپ خدا کی قسم اگر آپ نے اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے نا، تو ان جیلوں کے اندر وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ مختلف مسائل میں آگے بیٹھے ہوئے نا، آپ سوچ ہی نہیں سکتی. میں آئی ایم سوری، میں ہمارا ایک دوست ہیں، ان کے بھی ہیں، انہوں نے میں بھی اس کا حصہ ہوں، رہائی تنظیم کا نام ہے. یہ جیلوں میں اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں نا، جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جیلوں میں اسکول ہم نے بنائے ہوئے، وہاں پہ ہم ان بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں نے ایک بچے سے پوچھا، ضرور کر رہا تھا، سنیے گا جملہ. میں نے کہا یار تم نے، ہی واز اباؤٹ 6-7 ایئرس. میں نے کہا تم نے جیب کاٹی تھی؟ کہتا ہاں. میں نے کہا کیوں کاٹی تھی؟ کہتا میں اور میری چھوٹی بہن 5 سال کی، ہم جا رہے تھے تو کچھ لوگ ہوٹل پہ کھانا کھا رہے تھے، تو میری بہن نے پوچھا کہ کیا کھا رہے ہیں، تو میں کہا کڑھائی گوشت. تو اس نے کہا یہ کیا ہوتی ہے؟ تو کہتا میں نے اس دن
तय किया कि मैंने अपनी बहन को कढ़ाई गोश्त खिलाना ओह है। माय गॉड। मैंने कहा कि मैंने कहा तूने पैसों का क्या किया? कहता एक हफ्ते मैं अपनी बहन को ले जाना था तो उन्होंने कहना था कढ़ाई गोश्त बना और इसे खिला। यार तुम लोगों को जीने का हक नहीं दे रहे यार। उत्ते बैठे तुसी लोग, तुम लोगों ने इस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क कर दिया। तुम मुल्क को खा रहे हो, तो बोलने नहीं दे रहे हो, लोगों को मार रहे हो, चीखने नहीं दे रहे हो, और खुद ही कहते हो मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और आपको कौन मान रहा है भाई? आप ना माने किसी को। देखिए फिजा, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है राहत साहब, हमारे निजाम, हमारा जुडिशियल सिस्टम एंड तो कसूरवार ये हुआ ना, देखिए मैं जो तो इंसाफ, समझता हूं, कुफर का निजाम चल सकता है मगर ना इंसाफी का नहीं। जुल्म और नाइंसाफी का नहीं चल सकता, क्योंकि वो झूठ और फ्रेब पे मुश्तमिल होता है और उस पर मबनी होता है। जिस तरह राना साहब ने बात की, मैं भी एक नौजवान की इस तरह की दास्तान जानता हूं, जिसके घर के सामने एक नवाबजादे थे, रोज उसके तरह तरह के खाने पकते थे और वो बेचारा वहां से गुजर जाता था खुशबू सूंघ के, और उसके बाद उसका मुझे गपशप करने का मौका मिला। यकीन करें मुझे कई रात नींद नहीं आई कि एक घर में तो 22-22 किस्म के खाने हैं, और खाने वो बाहर जो बचे हुए फेंक देते हैं वो लोग उसके खा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ घर के अंदर खाना नहीं है और भूखे लोग सो रहे हैं, भूखे बच्चे सो रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। उसके बाद आप कहते हैं कि इस पे यहाँ पे बेहतरी क्यों नहीं आती। जब आपका हुक्मरान और जब लोग नाइंसाफी करते हैं, इस तरह लोगों के हालात थोड़ा हो दिल जाते भी हैं। कुशादा करें। हम और जो हुक्मरानों को नॉन तो कहते फाइलर की हैं, बात की है इन्होंने, जी। देखें ये जो बजट आया ना, जो उसमें नॉन फाइलर के लिए इतना कुछ था, मुझे किसी ने पूछा कि नॉन फाइलर के ऊपर सारा फोकस्ड है पूरा बजट, तो मैंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया, मैंने कहा जी नॉन फाइलर को गोली मारने का हुक्म बजट 2024, यानी पूरा बजट ही एक लाइन में। नॉन फाइलर जुमले में आपने सारा एक जुमले में उस पे दरिया आपने उतना ट्रेंड उस पे डेवलप हुआ। आज भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, आज भी उस गरीब आदमी के पीछे पड़े हुए हैं, आज भी उसके पीछे पड़े हुए हैं जो नहीं, टैक्स जो नेट टैक्स में नेट ना- में फंस गया है, exactly। जो टैक्स नेट से बाहर है उसको आप ला नहीं रहे हो। जो फिजा, बंदा टैक्स नहीं देता उसे पूछ एक नहीं मुझे रहे मुझे हो। ब्रेक पर जाना है। आप कब दोनों तक की ये पॉइंट जुल्म का निजाम इस तरह आगे चलेगा, ठीक और है। एफबीआर जुल्म जिस का तरह निजाम, लूट रहा है, जी, जी। जिस तरह डिपार्टमेंट्स लूट रहे हैं, जिस तरह ये सारे मारामारी कर रहे हैं और गरीब का खून चूस रहे हैं, उसका तो चूल्हा ही बंद हो गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि महाना 50,000 में भी वो क्या लेना चाह रहे हैं कि जिसने बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, घर का किराया देना है, कोई बीमार हो जाए दवाइयां लेकर आनी है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, ये सब कुछ मैनेज करना है, मुर्गी दाल चावल घर का राशन पूरा करना है 50,000 के अंदर, और उसमें भी हुकूमत कह रही है हमें टैक्स क्यों नहीं दे रहे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। बात खुशामदीद। एफबीआर जो कि टैक्स इकट्ठा करता है और एक सिस्टम बनाता है, इकट्ठा तो टैक्स नैब भी करता है, लेकिन आप राना साहब कोई एफबीआर पर कुछ बात करना चाह रहे मैं थे? सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ जी। कि ये लाहौर का जुल्फकार आती से ईची बीची का पता होता है। आपको पता है कि यहाँ पे ऐसा हुआ कि एफबीआर में अफसरों के दो ग्रुपों ने एक दूसरे पे फायरिंग कर दी। जी। पता है क्यों कर दी? कि क्या वजह क्या है? वजह ये थी कि वो पैसों की तकसीम जो ऊपर से हराम की कमाई इकट्ठी हुई थी ना एफबीआर वालों वही की, करोड़ों अरबों में हो जाती है। वो अरबों में, तो वो उस पे लड़ाई हुई कि ये हमारा हिस्सा है, वो कह रहे थे हमारा हिस्सा है, बकायदा गोलियां चल गई। कौन सी टीम? लाहौर में। Oh my अभी एक जगह पे जमा होते थे ना, हाँ। दोनों तरफ से ये फलाने जोन के हैं, फलाने जोन के बाद में तकसीम होते हैं। अच्छा, अब मैं तो आपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पे जाना, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। जिस मुल्क के अंदर वो किधर रखे थे कि बिठा देंगे ने खरबूजे ने। हाँ ते गिदड़ बह जाते ने, वो जो भी बैठ जाता है ना वो है ते खाओ जो भी बंदा, ठीक है ना। जानवर चेंज कर लो, ताड़ी बिल्ली शिल्ली पाओ। अब चलो बिल्ली मासूम जी होती है ठीक है, जरा। दूध की रखवाली पे बिल्ला बैठ गया, इस तरह ठीक का है ना, ज्यादा ज्यादा अच्छा हो गया। जब बिठा देंगे तो फिर यही होगा। खुदा की कसम अगर आप एफबीआर का डिपार्टमेंट बंद कर देना, अगर पाकिस्तान को जितने आ रही है उससे डबल ना है तो मुझे पकड़ ले, और ये सारे पैसे बीच में खा जाते हैं। आप खा तो जाते ये कह हैं। रहे हैं कि पुलिस से अगर खत्म कर दे तो क्राइम खत्म हो नहीं, जाए। जो ये बात कहना में चाह कर रहा रहे हूं। और दूसरी चीज सुन ले, जो हम अदलिया पे narrative बात है। कर ये लोग तो कहते हैं- इखलाकी गिरावट है हमारी सुन अपनी। ले, एक और नई चीज सुन ले। जी। हमारी अदालतों ने, जिसका ये और मैं रोना रोने, कितने खरब रुपए के ऊपर स्टे दिए हुए लोगों को, हर डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट के ऊपर। लेस्को के आप जिससे देख मैंने रहे हैं आपसे पैसे नहीं बिलियंस करवाने ना, रुपए, सुई गैस के आप देख रहे हैं अदालत में बिलियंस गए, रुपए। आपने स्टे ले आपने लिया। जाके स्टे ले लिया, खत्म, खरबों रुपए। और एक फकीर गया बाजार में तो उसने कहा अल्लाह दिन आते थे, उन्होंने कहा कल आ जी, कहना ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ अरबा रुपये बाजार में मार के ने मेरे, ठीक है ना। हर बंदे ने यही किया कि कल आ जाए। ठीक है, और हर बंदे अदालत जाके तो कल आ जाना।
तो बात यह कि भाई सिस्टम ठीक करे ना अपना, राशि रिश्वतखोर इन्हें हटाएं, ले गए लोग। एक दबंग किस्म का एक दबंग बंदा आ जाए ना जो कि सिस्टम को ठीक कर सकता है, हमें बस उसकी तलाश है, उसी तलाश में गुजर रहे हैं। अलबत्ता मैं एक दबंग बंदे की अगर बात हुई है तो अली अमीन गंडापुर जितने दबंग वो मीडिया में एंट्री देते हैं उनका जिक्र ना करें तो वो फिर अधूरी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा सीएम पंजाब ने आज उन्हें बड़ा लताड़ा है। उन्होंने कहा नहीं जी फिजा हमारी ऐसे नहीं चलेगा। में भी चॉइस करते हैं तो अली अमीन गंडापुर की करते हैं ये नहीं, बहादुरों में से भी अगर चॉइस करनी है तो पता नहीं केपी तो जाके सानू लबना पैंदा है क्या करे। और फिर वजीर आला मरियम नवाज तो खातून है ना, वो तो नरमो नाजुक सी खातून को देखिए जी, आज वो भी एक ना रिमोट कंट्रोल किस्म के बावे हैं। कौन? गंडापुर साहब। अच्छा, अब बावों में फर्क है, कुछ साफी है कुछ सियासतदान है। ये बावों को कंट्रोल पीछे से किया जाता है और उसको अडयाला जेल से किया जाता है। जितनी चाबी वहां से भरी जाती है उतना ऐसा करना शुरू कर देते हैं। अब नई चाबी क्या भरी है सुन ले। उनको कहा गया कि पिंडी में जलसा करना है, जीएचक्यू के सामने करना है और वहां पे पूरा इंतशार फैलाना है और गवर्नर राज लग जाए, गवर्नमेंट चली जाए, तुमने फ्रंट से लीड करना है। मकसद क्या है? चंद लाशें चाहिए, बंदे को जख्मी होने चाहिए, इंतशार फैलना चाहिए, क्योंकि इंतशार फैलेगा तो अपोजिशन को फायदा होगा। भूल गए आप ये पॉजिटिव बात तो करनी कोई नहीं। वो कह रहे हैं, वैसे ये बात राणा साहब से पूछनी चाहिए, आप एक पॉइंट मैं आपको दे देती हूँ। वो कहते हैं मैं वालिदा की सोनी की चीज, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और हालत ये है कि भाईजान ने खुद ही मान लिया, कोई नैब की जरूरत नहीं पड़ी, किसी इन्वेस्टिगेशन की एंटी करप्शन की टीम भेजने की, पंजाब पुलिस की टीम भी भेजने की लोड़ नहीं पड़ी। उन्होंने कहा जी जनाब मैनू वालदा साहब सोने की चेन पहनानी है तो मार दफा भेज देना। वो ऐसी आदत पड़ी है पीटीए के हमारे दोस्तों को कोई कि जैसे बड़े साहब अपनी घड़ी बेच देते हैं, वो अपनी चेन बेच देते हैं, बाकी लोग गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें बेच देते हैं। अल्लाह खैर करे, अब मुल्क ही रह गया इधर रहम किया जाए, मुल्क ना बेच दो। अल्लाह ना करे, क्यों बेचे भाई? ये क्या गंडापुर साहब क्या मीडिया पे कर रहे हैं? तो मैं कोई गंडापुर का वकील तो हूँ नहीं, लेकिन कि उसकी जमानत कराऊं, मैं कोई जमानत कराऊं, लेकिन वो फैन है आप थोड़े अपनी माँ की दी हुई चीज बेच रहे हैं, खजाने से निकाल के नहीं कोई चीज बेच रहा। अब सुने जाए, वो उसकी माँ है, उसकी माँ ने उसे दिया, उसने बेच दिया, लेकिन कौम ने आपको मैंडेट दिया और आपने हर दफा वो मैंडेट बेच दिया, आपको शर्म नहीं आती? वो तो अपनी माँ की चीज बेचा, उसका हक है। फिजा बेचारी ने तो नहीं बेचा यार, नहीं वो अपनी ठीक, लेकिन तो फिजा इखलाकी तौर पे तो एक गलत बात थी, लेकिन उनकी पर्सनल आइटम है, उनकी पर्सनल जिंदगी है ना। लेकिन मैं अगर ये फोन बेच फखर कैसे कर सकते तो कल को कोई मुझे ये तो नहीं कहेगा फोन क्यों बेचा। फखर कैसे? भाई मैं अपने बेटे को एक फोन देता हूँ, वो बेच देता है, मैं जानू मेरा बेटा जाने, लेकिन मैं आपको मैंडेट देता हूँ और आप उस मैंडेट के बाद अरबों खरबों रुपए कमा लेते हैं खजाने से, तो आप इसको और उसको बराबर कर देंगे? कैसे बराबर करेंगे? दूसरी चीज सुन ले, अगर वो बढ़ के मार रहा है ना और वो कर रहे हैं तो जवाब में आप क्या कर रहे हैं? वेलकम टू लाहौर क्या है? और वो डंडे लेके आ रहे हैं, हम भी निबट लेंगे, हम भी देखते हैं तुम अटक का पुल कैसे क्रॉस करोगे। ठीक है, आज मरियम नवाज बोली है कि ये दहशतगर्दी टोला आ रहा है, हम पंजाब वालों को दहशतगर्द नहीं बनने देंगे। ठीक है ना, आप कौन होते हैं एक सीएम को जिसको अवाम ने वोट दिया दहशतगर्द करार दे दें? आपको किसने हक दे दिया? ठीक है ना, आपको भी तो बिहेव करना चाहिए। यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप सिंध के वजीर आला को देखें कितना डिसेंट बिहेव करते हैं, ठीक है ना, मुराद अली शाह, ठीक है ना, उन्होंने रिकॉर्ड सुनन डे सुते बच्चे का मुंह चुमन डे कि भाई वो उसको देखें ना, वो भड़क मार रहे हैं ना, वो कोई जलसों में कोई ड्रामे कर रहे हैं। भाई जितना काम कर सकता है वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो बढ़ के मार रहे हैं तो आप खामोश हो जाए। एक और तरीका भी है, आप खामोश हो जाए। फिजा इसका एक और तरीका भी है। मिसाल के तौर पे इंडिया से आपकी दुश्मनी है, इंडिया का मुकाबला आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जी इंडिया के मुकाबले में आपने आम लोगों की हालत बदलनी है, अपनी मैशत को बेहतर कर रहे हैं, इंडिया से आईटी में आपने आगे चले जाना है, आपने इंडिया के इस तरह मुकाबला करना है, इसमें आगे जाना है, इसमें ये भी एक सोच हो सकती है। एक सोच नहीं हो सकती है कि आपने रोज गालियां देनी है। मैं मिसाल दे रहा हूं, आप प्रोविंशियल लेवल पे कर सकते हैं। इसी तरह गंडापुर मुकाबला पंजाब का इस तरह भी तो कर सकते हैं ना कि भाई आप एजुकेशन में ये कर रहे हैं, आप बच्चों को दूध पिला रहे हैं, आप किसान कार्ड दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं, सोलर कर रहे हैं, शौकत खानम की तरह का अस्पताल बना रहे हैं कैंसर का, तो मैं भी ये सारी चीजें करूंगा। अब हो क्या रहा है, गंडापुर साहब सारी चीजें छोड़ के
چونکہ پیچھے سے چابی اتنی بھری جاتی ہے، وہ غصے میں ماں سوائے بڑکے مارنے، گالیاں دینے، سرکاری وسائل کو اچھا ویسے راج خرچ صاحب کرنے مجھے اور نون لیگ پہ وائنڈ چڑھائی اپ کرنا ہے، کرنے، میں گورنمنٹ مجھے پہ راجا چڑھائی صاحب ایک کرنے، بات اداروں پہ چڑھائی کرنے، جیسے انہوں نے یہ ہماری پنجاب کی کچھ نہیں چیزیں بتائی ہیں، وہ اس طرح کے فنگر ٹپس پہ کوئی ایسے کے پی کے اندر انتظامات ہوئے؟ گنڈا پور 100 دفعہ پیدا ہو جائے نا، مریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہیں وہ ٹک ٹاک بنانے ہی نہیں آتے جو ہماری سی ایم بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، پرفارمنس اس کی کی بات ساری ہم کر رہے کارکردگی ہیں. ٹک ٹاک میں لے گئے. او بھائی سن لینا، میں بنا رہا ہوں ٹک وہ ٹاک، کام کر رہی ہے، میں بنا رہا ہوں. میں کہ مجھے ٹک کوئی ٹاک وہ بناتا ہے جو ایکٹ کرتا ہے، کام کرتا ہے اپنے. نہ ایسے نہ ڈیفینڈ کیا کریں، نہ راحت بات ہے، صاحب ایسے نہ واہ ڈیفینڈ واہ کریں. ذوالفقار. تم ابھی تک پی ٹی وی کیوں نہیں جا سکے؟ تم تو یار اتنی شاندار بات کر رہے ہو کہ میں حیران ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے کہ ٹک ٹاک وہ بناتا ہے جو کارکردگی. اگر کسان کارڈ کا اجرا ہوگا جب ہوگا ٹک اور ٹاک جب ہوگا مریم صاحب نے آج ہوا ہے فیصلہ اعلان کیا ابھی اگلے سال ہوگا. میں اخبار کا ایڈیٹر ہوں، میں تو ایک ایک خبر پڑھ رہا ہوں. بھائی سن تو لینا، تو وہ تو تقریب ہی کوئی نہیں کر رہا ہے، اعلان ہی کوئی نہیں کر رہا. سن لینا، یہی مریم صاحبہ نے کہا تھا نا کہ بجلی آپ استعمال کریں گے بل میں دوں گی. کہا تھا نا، اس طرح کے دعوے میں نے بڑے سنے ہوئے. بڑے نا یہ مسائل ویسے میں بتاؤں، یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم بلی سمجھتے جو نا بعد اخار ہوتا. اوے ہو جی میں بڑیاں سنی ہے. اور بچہ نے کہا اپنی اماں سے، اما میں مجھے کوئی کہانی سنا. کہتے ہیں آپ کے ابو آ رہے ہیں، وہ نئی کہانی سنا دیں گے تمہیں. ٹھیک ہے نا، روز نئی کہانی سن لیں آپ. کہانی تو یہ بھی تھی کہ مشال یوسف زئی سے حماد اظہر کی شادی کی خبر تھی، جو آج سارے لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے. میں نہیں اسے بائی کرتا کیونکہ میں کسی کی نجی زندگی کے اوپر کبھی کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے نا، ہم اس سے ہم اگر سیاست دانوں کو منع کرتے تو ہمیں نہیں کر سکتے. لیکن دوسری بات یہ کہ میں دونوں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ٹک ٹاک از ناٹ اے پلیٹ فارم. آپ اس کو پرفارمنس پر مت لے کر وہ کہہ رہے وہ بڑی بڑی پرفارمنس ہے. نہیں، آپ نے ٹک ٹاک سے شروع کی تھی نا. کیا آپ کارکردگی پرفارمنس ہے ٹک ٹاک؟ مطلب کیا معیار ہوگا کہ جس کے پھر تو جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ میڈم ادھر ہے، پانی ادھر زیادہ ہے. نہیں، مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے، پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی بھی ایسا اس قسم کے کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ جس کے ٹک ٹاک پر فالوور زیادہ ہوں گے پھر کہ آگے سی ایم اسی سلیکشن پر کیا جائے گا. یہ ایک الگ قسم کا پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے اور پولیٹیشنز کو اس پر خود سوچنا چاہیے. ہمیں اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.